हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। आज के लेक्चर में हम कंपनी लॉ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एलएलबी और बीएलएलबी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट में जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री, नेचर, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और काइंड्स ऑफ कंपनी, जो बार बार रिपीटली क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले यही क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी लॉ की हिस्ट्री इंडिया में कैसे स्टार्ट हुई और कैसे इंडिया के अंदर 1956 में एक्ट बनाया गया और उसके बाद अमेंडमेंट के बाद कंपनी लॉ एक्ट 2013 कैसे आया। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ डिस्कस करते हैं। तो आपको हिस्ट्री के बारे में लिखना है कि कंपनी लॉ इंडिया में कैसे आया था। तो इसकी शुरुआत इंग्लैंड से की गई थी। जो कंपनी लॉ है पूरा अडॉप्ट किया गया इंडिया के द्वारा इंग्लैंड के थ्रू, क्योंकि इंग्लैंड जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी। हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंग्लैंड, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर इंग्लैंड को बर्थ प्लेस माना जाता है मॉडर्न कंपनी लॉ का। बहुत सारे कंसेप्ट जो कंपनी लॉ के हैं वो ब्रिटिश से लिए गए। फर्स्ट स्टेज जो थी, अर्ली स्टेज, जो 1720 से पहले की थी, जहाँ पर कंपनीज नहीं बनाई जाती थी, जबकि पार्टनरशिप और चार्टेड कंपनीज वहाँ पर एज ए बिजनेस काम किया जाता था। और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आई, जैसे कि रॉयल चार्टर पास किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उस रॉयल चार्टर में सबसे पहली कंपनी आई ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद हडसन्स बे कंपनी। ये दो कंपनीज इन्होंने अपनी वर्किंग स्टार्ट करी इंग्लैंड के अंदर रॉयल चार्टर के अकॉर्डिंग, और इन्होंने अपनी मोनोपोली दिखाई पूरे इंग्लैंड के अंदर, जो कि क्राउन के द्वारा इनको ग्रांट किया जाता था। उसके बाद 1720 में एक बबल एक्ट पास किया गया। बबल एक्ट के पीछे एक साउथ सी बबल फाइनेंशियल स्कैंडल था। इस स्कैंडल में क्या किया गया था कि 1720 में यूके के अंदर ये सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश बोला जाता है। इसके अंदर लोगों ने अपने शेयर्स खरीदे और उनको डबल करने की बात की गई। बाद में ये कंपनी सबके पैसे लेकर भाग गई। तो इसके बाद बबल एक्ट 1720 इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके अंदर ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज को बिना किसी रॉयल अप्रूवल के इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ये बोला गया। उसके बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 में इम्प्लीमेंट किया गया। इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया गया और गवर्नमेंट की सुपरविज़न कर दी गई कंपनीज के अंडर, कि गवर्नमेंट देखेगी कि कंपनी कैसे बनाई गई है, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इस एक्ट में मेंशन किया गया। तो 1720 की जो स्टेज देखी जाए, इसमें सबसे पहले चार्टेड कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म्स आई। उसके बाद रॉयल चार्टर पास किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी और हैंड्स बे कंपनी, दो कंपनीज ने अपनी मोनोपोली दिखाई। उसके बाद बबल एक्ट आया। बबल एक्ट में साउथ सी बबल फाइनेंशियल स्कैंडल देखा गया और इस स्कैंडल को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया। बाद में ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसके बाद आया लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 1855। इस एक्ट के अंदर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी को लिमिटेड कर दिया गया और इस एक्ट के पीछे पर्पज़ था कि जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। उसके बाद जो नया एक्ट आया कंपनीज एक्ट 1862 का, ये जो प्रीवियस लॉज थे जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी, स्टॉक कंपनीज एक्ट, बबल एक्ट, इन सारे प्रीवियस लॉ को कंसोलिडेट कर दिया गया। एक मॉडर्न कंपनी लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया गया जो इस एक्ट के थ्रू आती थी। अब बाद में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई उनको डिस्कस करते हैं। ये सब हिस्ट्री की बातें हैं। जैसे कि कंपनीज एक्ट 1985 आया बाद में, और कंपनीज एक्ट 2006, जो कि एक मॉडर्न कॉम्प्रिहेंशन कंपनी लॉ था यूके का। अब ये थी इंग्लैंड की बातें। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश कंपनीज का इन्फ्लुएंस था वो बढ़ता गया। इंग्लैंड की बहुत सारी कंपनीज ने इंडिया के अंदर काम किया और 1850 से पहले का जो पीरियड था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पार्टनरशिप और फैमिली बिजनेसेस ज़्यादा होते थे। कंपनी का कोई भी लेजिस्लेशन इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था।
उसके बाद कंपनीज एक्ट 1850 इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट था। ये फर्स्ट कंपनी लॉ का एक्ट इंडिया के अंदर बनाया गया था। ये इंग्लैंड के जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज थे उनके ऊपर बेस्ड था, और इनके अंदर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज को इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा एक्ट लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट, जो कि इंग्लैंड में भी इम्प्लीमेंट किया गया था, इंडिया में भी 1857 के अंदर जो लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अंदर सेम वो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी को लिमिटेड कर दिया गया। अब थर्ड एक्ट जो आया, इसके अंदर कंपनीज एक्ट 1913 के अंदर इसको जो पुराने लॉज थे उनको रिप्लेस करके इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अंदर जो यूके की कंपनीज थी उनके कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट किया गया था, और जो गवर्नड इंडियन कंपनीज थी वो इंडिपेंडेंस से पहले इन एक्ट्स के थ्रू ही काम करती थी। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के अंदर फर्स्ट एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 1956। ये मेजर पोस्ट इंडिपेंडेंस कंपनी एक्ट पहला इंडिया का ऐसा एक्ट था जो इंडियन कंपनीज के लिए बनाया गया था। बाबा कमेटी 1952 की रिकमेंडेशन के ऊपर ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अंदर कंपनी को कैसे रेगुलेट करना है, इसकी इनकॉर्पोरेशन, इसकी मैनेजमेंट और कंपनी कैसे वाइंड अप की जाएगी, वो सारे प्रोविजंस इस कंपनीज एक्ट में मेंशन किए गए थे। इस कंपनीज एक्ट को रिप्लेस करके अमेंड किया गया कंपनीज एक्ट 2013, जो कि मॉडर्न कॉरपोरेट लॉ आज के टाइम पे इस कंपनीज एक्ट को फॉलो किया जाता है। इसके फीचर्स क्या क्या थे, इसके अंदर कॉरपोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स बताए गए और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया कि 1% कंपनी भी हो सकती है, और डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इसमें ज़्यादा तवज्जो दी गई है कि डायरेक्टर्स के पास ज़्यादा पावर होगी इस कंपनीज एक्ट के थ्रू। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया, और इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंग्लैंड को डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि इंग्लिश और इंडियन कंपनीज के बीच में रिलेशन क्या है। तो इंडियन कंपनी जो है वो इंग्लिश लॉ से ही ओरिजिनेट की गई है। ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो सारे लॉज थे वो इंग्लिश लॉ से उठाकर इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किए गए। वो सारे लॉज कॉपी थे ब्रिटिश स्टैट्यूट्स के। जो कंसेप्ट्स अडॉप्ट किए गए इंग्लैंड से वो कौन से कंसेप्ट्स थे, सबसे पहले लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट जो कि एक्ट आया था, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर्स के क्या क्या राइट्स है, ये सारे प्रोविजंस अडॉप्ट किए गए इंग्लैंड से। दिस इज़ द हिस्ट्री एंड रिलेशन बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडियन कंपनीज। अब बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी के बारे में। कंपनी क्या होती है, कम और पेनी दो वर्ड से मिलके ये बना है। कम मीन्स लोगों का इकट्ठा होना, एसोसिएशन ऑफ पीपल। एसोसिएशन ऑफ पीपल के अंदर लोग, पेनी के अंदर मतलब ब्रेड या फिर मनी, पैसे के लिए लोग इकट्ठा होंगे, एक एसोसिएशन बनाएंगे। उस एसोसिएशन का पर्पज़ होगा बिजनेस एक्टिविटीज़ करना, प्रॉफिट कमाने के लिए। यानी कंपनी बनाई जाएगी, लोगों की एसोसिएशन बनाई जाएगी, किस पर्पज़ से, पैसे कमाने के पर्पज़ से। इसको एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी बोला जाता है जो लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाएगा। कंपनी की लीगल आइडेंटिटी है वो पर्सन की आइडेंटिटी से अलग मानी जाएगी। इसका अलग परपेचुअल सक्सेशन होगा, और लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होगी वो मेंबर्स की होगी। यानी कि पर्सन की आइडेंटिटी कंपनी की आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग मानी जाएगी। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना गया है। अब इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर डेफिनेशन मेंशन की गई कि कंपनी होती क्या है। कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, उसको कंपनी बोला गया। दूसरी जो डेफिनेशन दी गई चीफ जस्टिस जॉन मार्शल के द्वारा दी गई, इसमें बोला गया कंपनी एक आर्टिफिशियल बीइंग है जो इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, और कंटेम्पटेशन ऑफ लॉ के अंदर ही ये एग्जिस्टेंस में होती है। मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही कंपनी मानी जाती है, इसको आप देख नहीं सकते। कंपनी के अंदर जो मेंबर्स काम करेंगे वही मेन रोल प्ले करेंगे।
तो इस डेफिनेशन से ये हाईलाइट किया गया कि जो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि कंपनी की आइडेंटिटी उसके मेंबर की आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग होती है। इनको एक सेपरेट लीगल एंटिटी बोला जाता है। अब सेकंड पॉइंट इसके अंदर नेचर ऑफ कंपनी, ये हमने मीनिंग और डेफिनेशन डिस्कस किया। नेचर ऑफ कंपनी के अंदर इसके लीगल करेक्टर और लॉ के नज़रों में इसकी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कंपनी को माना जाता है। जो कि कंपनी होगी वो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाएगी, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया। इसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही एग्जिस्ट करती। इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के नाम पे किए जाएंगे और कंपनी के नाम पर ही केस होंगे और कंपनी ही दूसरे पर्सन के ऊपर केस कर सकती है। इस एक्ट के अंदर डायरेक्टर्स, मैनेजर और ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है कि कितने मेंबर्स होंगे कंपनी में, कौन डायरेक्टर की क्या क्या पावर होगी और ऑफिसर्स कौन कौन अपॉइंट किए जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं हम। कोई भी कंपनी अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, अगर उसमें ब्रीचमेंट हो जाती है तो कंपनी की लायबिलिटी मानी जाएगी, किसी भी इंडिविजुअल या शेयर होल्डर की उसमें लायबिलिटी नहीं बनेगी। सेकंड पॉइंट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है उसके मेंबर से। जैसे कि कंपनी ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें ब्रीचमेंट होगी तो कंपनी उसके लिए लायबल मानी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट एक काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है, फेमस केस, जो सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 का केस है। इस केस के अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया कि कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो शेयर होल्डर से बिल्कुल अलग होगी, चाहे एक ही पर्सन के शेयर्स क्यों ना हो। अब इसके इम्प्लीकेशंस की बात की जाए, कंपनी प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द कंपनी नॉट शेयर होल्डर। जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी तक ही सीमित रहेगी, शेयर होल्डर्स का उसमें कोई रोल नहीं होता। और कंपनी के जो डेट्स हैं वो मेंबर्स के डेट से बिल्कुल अलग माने जाएंगे। तो दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इसके अंदर कि एक तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है कंपनी, दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके आइडेंटिटी कंपनी की उसके मेंबर से बिल्कुल अलग होती है। थर्ड इज परपेचुअल सक्सेशन। अगर मेंबर्स चेंज होते रहेंगे लेकिन कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी, जैसे कि टाटा कंपनी होगी तो टाटा कंपनी के अंदर मेंबर्स की जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो मिलती रहेगी, चेंज होते रहेंगे मेंबर, लेकिन कंपनी वो टाटा ही रहेगी, कंपनी का नाम चेंज नहीं होगा। जैसे कि कैसे कैसे मेंबर्स चेंज किए जा सकते हैं। अगर शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए या फिर शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो ये सारे मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन कंपनी कभी चेंज नहीं होगी। कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। शेयर होल्डर मर जाए या कंपनी, लेकिन कंपनी तो अपना बिजनेस कंटिन्यू रखेगी। फोर्थ पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के अंदर जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड मानी जाती है, क्योंकि जितने उनके शेयर होंगे उतनी ही उनकी लायबिलिटी मानी जाती है। ये बात मेंशन की गई है लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 1855 में। अब कौन सी कितने टाइप की लायबिलिटी होती है? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, ये तीन लायबिलिटी इस एक्ट के अंदर मेंशन की गई। लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर लायबिलिटी लिमिटेड टू अनपेड शेयर अमाउंट, और लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर लायबिलिटी लिमिटेड टू गारंटीड अमाउंट, और अनलिमिटेड कंपनी के अंदर मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। जितने अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स जितने होंगे उतने उनकी लायबिलिटी होगी। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, किसी भी पर्सन ने 10,000 रुपये के कंपनी के शेयर खरीदे और 8,000 रुपये ऑलरेडी पे कर चुका है, तो उसकी 2,000 की अब लायबिलिटी बचेगी, क्योंकि उसने 8,000 तो पहले ही पे कर दी है। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर आता है कॉमन सील का। दिस इज द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। कंपनी का अपना एक नाम, उसकी एक मोहर और उसका एक सिग्नेचर होते हैं जिससे लोग उसको जानते हैं। कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल देखा जाए तो मैकडोनल्ड्स का आप साइन देखते हैं, पेप्सी का आप साइन देखते हैं, या किसी भी कंपनी का लगा लीजिए, उसका एक ट्रेडमार्क, एक सिग्नेचर होता है। तो कंपनीज एक्ट के अंदर कॉमन सील को ऑप्शनल माना गया है। जो कंपनीज एक्ट 2013 इम्प्लीमेंट किया गया था उसके अंदर कॉमन सील होना एक ऑप्शनल पॉइंट है।
और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के उनको साइन किया जाएगा अथराइज डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स के थ्रू। 6th पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करते हैं। 6th पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। पब्लिक कंपनीज के अंदर जो शेयर्स हैं उनको फ्रीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। प्राइवेट कंपनीज में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। ये जो सारे फीचर्स है ये इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 7th पॉइंट जो है कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड। जो कंपनी के पास पावर होती है कि वो किसी को शू कर सकती है, यानी कि शूट किया जा सकता है कंपनी के द्वारा किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरी कंपनी को, और कंपनी के ऊपर भी सूट फाइल किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, वो कंपनी के नाम पर ब्रीच हुआ तो कंपनी के नाम पर ही केस होगा। अगर कंपनी पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर देती है तो क्रेडिटर कंपनी के अगेंस्ट सू कर सकते हैं। 8th पॉइंट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। जो कंपनी की प्रॉपर्टी होगी उसके मेंबर से, उसके शेयर होल्डर से बिल्कुल अलग होगी। जैसे कंपनी के 90% शेयर खरीद लिए गए, दे कैन नॉट क्लेम ओनरशिप ऑफ कंपनी एसेट्स। कंपनी को नहीं खरीद सकते, वो सिर्फ शेयर्स खरीद सकते हैं। नेक्स्ट 9th पॉइंट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन। कंपनी जो है लोगों के द्वारा बनाई जाएगी अपनी इच्छा के अनुसार, वॉलेंटरली, बिना किसी प्रेशर के लोग इकट्ठा होंगे और कॉमन विजन्स करेंगे। वो कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल और शेयर, प्रॉफिट और रिस्क सारा जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये हमने 9 पॉइंट इसके अंदर डिस्कस किए कि लायबिलिटी किस टाइप से की जाएगी कंपनी की। और उससे पहले हमने डिस्कस किया था कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन